नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर रोहित के पैलेस में सभी रात का अपना खूब इंजॉय करते हैं। सभी कपल एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। यहाँ पर सभी अब क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। इधर छत पर करण गुलेरिया यहाँ पर स्वाति के साथ डांस करते हैं। अब धीरे धीरे अब सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पर क्रिसमस डे था आज और राजमहल में रात की पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। इधर धनंजय पीरामल अब अपने फ़ोन में उन वीडियो को ही देख रहे थे जिसे रिया ने बनाया था, क्योंकि करण गुलेरिया ने उन्हें बनाने के लिए उसे उधर भेजने के लिए बोला था। इधर अब धनंजय बड़े ही ध्यान से उन्हीं को ही देख रहे थे और उस वीडियो में अब रिया कहती है, हेलो दादू, ये देखो दादी माँ के हाथ का बना हुआ यम्मी यम्मी गाजर का हलवा with lots of dry fruits. Look at this, it's so delicious। ये कहते हुए ही रिया अब अपने फ़ोन के कैमरे को जूम करते हुए अब उस बाउल की तरफ लेकर जाने लगती है, जिस बाउल में वहाँ पर आयशा मारवा ने हलवा बनाकर डाला हुआ था। और अब उस बाउल को दिखाते हुए वो एक एक करके सभी से ही कहती है कि इस हलवे का रिव्यू दीजिए, क्योंकि रिया यहाँ पर अब सभी से ही पूछती है कि उन सबको ये हलवा कैसे लगा। इस बात पर अब बारी बारी से सभी उस हलवे की तारीफ करने लगती है। अब ये सारी की सारी अब वीडियो बनाकर ही अब यहाँ पर इसे धनंजय के फ़ोन पर भेज दिया गया था। ये सब देखकर अब धनंजय भी पीरामल को पता चल जाता है कि हो ना हो ये काम जरूर करण ने ही करवाया है, क्योंकि बच्चे खुद तो ये सब नहीं कर सकते हैं। जरूर करण ने ही मेरा खून फूंकने के लिए ये सब किया होगा। अब मैं बताऊंगा उसे। अब मैं उस करण को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अरे वो मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन, क्योंकि है तो मेरा दोस्त लेकिन काम मेरा दिल जलाने वाला करता रहता है। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने फ़ोन को गुस्से में बेड पर पटक देते हैं, क्योंकि अब धनंजय का सच में ही खून खोल रहा था। अब उसे सच में बहुत ही गुस्सा आया हुआ था कि जब आयशा मारवा ने इतना टेस्टी खाना बनाया तो वो भी सिर्फ उन सब ने ही खा लिया और वो अब अपनी पुरानी यादों में ही चले जाते हैं। अब वो अपनी पुरानी यादों में सोचते हैं जहाँ आयशा मारवा और धनंजय पीरामल एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, क्योंकि यहाँ पर उस समय आयशा मारवा की शादी तो हंसराज मारवा के साथ फिक्स कर दी थी, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों अब एक रिलेशनशिप में आ गए थे, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं था। इस रिश्ते के बारे में बस करण और राजीव ही जानते थे कि अब आयशा मारवा और धनंजय एक दूसरे को प्यार करते हैं। इधर धनंजय पीरामल अब मारवा हाउस से कोई ना कोई बहाना बनाकर साउथ दिल्ली आयशा के घर के पास आ जाते थे, क्योंकि आयशा उस समय साउथ दिल्ली में रहती थी और वो करण गुलेरिया से कहते थे कि अगर कोई पूछे कि मैं कहाँ पर हूँ तो प्लीज़ करण तुम संभाल लेना, प्लीज़ किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इधर आयशा भी अपने किचन में गाजर का हलवा बना रही थी और उसकी महक से धनंजय पीरामल अब किचन में ही आ जाते हैं और अब वो आयशा से कहते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की? न मारवा हाउस में कितने सारे सर्वेंट तो हैं, क्योंकि मारवा हाउस में सर्वेंट्स की तो कोई कमी नहीं है, तो तुम्हें इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही राजमहल में ये सब करने की ज़रूरत है। ये कहते हुए ही अब आयशा मारवा को वो पीछे से हक कर लेते हैं और अब उनके कंधे पर अब पहले वो अपनी चिन्ह रखते हैं और अब अपनी चिन्ह को रखते हुए अब आयशा मारवा के कंधे पर एक किस कर देते हैं। अब उस किस से आयशा मारवा कहती है, कभी भी रोमांस शुरू हो जाता है ना आपका? अरे अभी छोड़िए मुझे, क्योंकि मैं अभी कुकिंग कर रही हूँ, मेरा हलवा जल जाएगा मुझे। और
एक बात और, चाहे मारवा हाउस में कितने ही नौकर चाकर क्यों ना हो और चाहे आपके राजमहल में भी क्यों ना हो, लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे कुकिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है एंड आई होप कि आप मुझे मना नहीं करेंगे, क्योंकि कुकिंग करने से मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। मुझे सबके लिए खाना बनाकर खिलाने में जो सुकून है वो मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए इन फ्यूचर आप कभी ये सब काम करने से मुझे मना नहीं करेंगे। मुझे भी पता है कि आप लोगों के पास कितने नौकर चाकर हैं। आयशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि तुम्हें जो भी पसंद है वो करो आयशा, लेकिन पहले मुझे ढेर सारा प्यार करो। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है कि रात कम पड़ जाती है क्या आपके लिए, अब छोड़ो मुझे, अभी मुझे मेरी कुकिंग पर ही फोकस करने दो। अब आयशा की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, पहले मेरा एक किस्त तो दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारा काम करने दूंगा, क्योंकि जब तक तुम वो नहीं करोगी तब तक तो तुम कुकिंग के बारे में सोचना भी मत। धनंजय की इस बात पर अब आयशा मारवा पीछे मुड़कर अब उसे घूर घूर कर देखती है। अब आयशा मारवा धनंजय को देखती तो गुस्से से हैं, लेकिन अब उनके इतनी प्यार भरे रिक्वेस्ट चेहरे को देखकर अब वो जैसे ही अपने फेस को उनके फेस के नज़दीक लेकर जाती है, तभी अब उनके डोरबेल बजने लगती है। अब डोरबेल बजने की आवाज़ को सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब एकदम से कहते हैं, ये कौन है जो हमारे प्यार का दुश्मन बनकर जो इस समय दरवाजे की बेल को बजा रहा है। अरे ये तो कहीं कबाब में हड्डी बन गया है। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब आयशा के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और अब आयशा कहती है, एनीवे जो कोई भी है मैं देखती हूँ, लेकिन हाँ सबसे पहले आप तब तक जाकर वॉशरूम में जाकर तब तक आप शावर ले लीजिए, नहीं तो पता नहीं कौन होगा कि अगर वो आपको यहाँ पर देखेंगे तो क्या सोचेंगे। इधर आयशा की इस बात को सुनकर अब धनंजय बोलते हैं, नहीं ऐसे तो नहीं, क्योंकि शावर मैं अकेले लेने के लिए तो नहीं जा सकता। अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप, अकेले क्यों नहीं। अब धनंजय कहता है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो ही मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा उसको घूर घूर कर देखती है और अब वो धनंजय का फेस अब वॉशरूम की तरफ करती है और अब वो पीछे से अपने हाथों से उसकी कमर पर पुश करते हुए उसे बाथरूम तक लेकर जाती है और अब बाथरूम के दरवाजे को खोलकर अब वो उसे अंदर की तरफ पुश कर देती है। इसलिए अब आयशा को इस तरह से देखकर एक पल के लिए तो धनंजय को भी शौक सा लगा था कि सच में आयशा क्या उसे सीधे सीधे ऐसे मना कर रही है, लेकिन अब क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी अब ऐसे इन छोटी छोटी शरारतों में मजा भी आ रहा था, इसलिए अब वो भी अब वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। यहाँ अब धनंजय को वॉशरूम में भेजने के बाद अब आयशा मारवा अब दरवाजे के पास आती है और अब वो दरवाजे के पास आने के बाद अब वो यहाँ पर दरवाज़ा खोलती है। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वो देखती है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी एक पड़ोसन खड़ी थी। अब उस पड़ोसन को वहाँ पर देखकर अब आयशा मारवा उससे सीधे ही पूछती है, कहो क्या हुआ, अब क्या लेने आई हो। अब आयशा की इस बात को सुनकर अब वो पड़ोसन कहती है, कुछ नहीं, बस मैं वो शक्कर मांगने के लिए आई थी, क्योंकि आज घर पर शक्कर नहीं है ना, इसीलिए। अब आयशा मारवा कहती है, तो अब क्या तुम शक्कर ही लेकर जाओगी। अब वो कहती है, हाँ अभी के लिए तो बस शक्कर ही लेकर जाऊंगी, अगर कुछ और ख़त्म हुआ तो मैं फिर आती हूँ। अब उसकी इस बात को सुनकर आयशा मारवा अब अपने माथे पर अब अपना हाथ मारती है और अब वो कहती है, ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ। जैसे ही आयशा मारवा अंदर जाने को हुई तो वो पड़ोसन कहती है, रुको, कटोरी मैं अपनी साथ लेके आई हूँ, इसलिए आप ये एक कटोरी भर कर चीनी दे दो, क्योंकि चाय का टाइम है ना। अब उसकी ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, ठीक है लाओ 2 कटोरी मैं भी लेकर आती हूँ, आप तब तक अंदर आकर बैठिए। ये सुनते ही अब वो पड़ोसन भी अंदर आकर बैठ जाती है और वो अब आयशा मारवा से कहती है, घर तो बड़ा अच्छा से अरेंज करके रखा हुआ है तुमने। अब उसकी ये बात सुनते ही आयशा मारवा, जो कि अभी चीनी को कटोरी में डाल ही रही थी, वो उन्हें थैंक यू कहती है और अब वो उन्हें देते हुए कहती है, ये आपकी शक्कर। और अब उस कटोरी को लेते हुए वो पड़ोसन भी कहती है,
हलवा बना रही हो क्या आप? क्योंकि खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। सच में इसकी महक तो दूर दूर तक जा रही है। अब उसकी इस बात पर आयशा मारवा कहती है, हाँ मैं हलवा बना रही हूँ, क्या तुम्हें खाना है? अब उसकी इस बात को सुनकर वो पड़ोसन भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। इसलिए अब आयशा मारवा कहती है, ठीक है, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं इस हलवे को तो आपके लिए भी भिजवा दूंगी। आयशा मारवा की ये बात सुनते ही वो पड़ोसन अब उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं आयशा मारवा भी दरवाजे को बंद कर देती है और दरवाजे को बंद करने के बाद वो फिर से किचन में चली जाती है, क्योंकि जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए आयशा मारवा आई थी तो उसने वहाँ पर गैस को थोड़ा सा स्लो कर दिया था ताकि उसका हलवा जले नहीं। और अब वो फिर से अपने काम में दोबारा से लग जाती है। इधर कुछ ही देर में अब हलवा पूरी तरह से रेडी हो गया था। तो वहीं अब तक धनंजय पीरामल भी अब तक वॉशरूम से शावर लेकर आ जाते हैं। जैसे ही धनंजय बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि आयशा एक कटोरी में हलवा डाल रही थी। तो वहीं धनंजय पीरामल अब उसके बिल्कुल ही पास आकर अब एक स्पून लेकर उसे टेस्ट करते हैं। हलवे को टेस्ट करने के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं, वाओ इट्स यम्मी आयशा। ये अब धनंजय के मुंह से ये सुनते हैं अब आयशा मारवा कहती है, सच में आपको पसंद आया? ये मेरी माँ की रेसिपी है और उन्हीं की रेसिपी के अनुसार ही मैंने इसे बनाया है। आयशा की ये बात सुनते अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि फिर तो तुम्हारे पापा भी तुम्हारी मम्मी पर फिदा हो जाते होंगे ना, जब जब वो ये हलवा बनाती होगी। धनंजय के मुंह से ये सब सुनते ही अब आयशा मारवा कहती है, पता नहीं, क्योंकि उन्हें मेरी माँ के हाथ का बना खाना पसंद ही नहीं था, तो वो फिदा होना तो बहुत ही दूर की बात है। ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब एकदम से ही उदास हो जाती है। और अब आयशा मारवा को इस तरह से उदास देखकर अब धनंजय को लगता है कि उन्होंने सच में इतने अच्छे समय पर कोई गलत ही टॉपिक उठा दिया है, क्योंकि उसकी बात सुनकर तो आयशा उदास ही हो गई है। जरूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो उसे परेशान कर रही है। इसलिए अब वो आयशा मारवा के करीब आकर अब उन्हें अपनी बाहों में उठाकर अब उन्हें अपने रूम में लेकर जाने लगता है। इधर ये सब देखकर अब आयशा मारवा कहती है, छोड़िए छोड़िए मुझे धनंजय, प्लीज़ प्लीज़ आज नहीं। ये सुनते इधर धनंजय पीरामल उन्हें बेड पर लेटा कर कहते हैं, आर यू श्योर आयशा? इस बात पर आयशा मारवा के गाल तो बिल्कुल ही एप्पल की तरह लाल हो जाते हैं और धीरे धीरे ये दोनों अब एक दूसरे में खोते चले जाते हैं। इधर कुछ देर के बाद जब दरवाज़ा खुला तो यहाँ पर आयशा अपने बालों को बांधते हुए ही बाहर आ जाती है और वो अब अपने फिर से काम में लग जाती है। तो वहीं धनंजय पीरामल अब उसे कहते हैं कि तुम कभी मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना आयशा? अब धनंजय की इस बात पर आयशा उसे एक जोर का हक करते हुए कहती है, वो बस इतना ही कहती है कि आई लव यू। और ये सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझे हलवा खाना है, तुम्हारी वजह से देखो ना ये ठंडा हो गया है। सच में आयशा तुम भी करने क्या चाहती हो और करने क्या लग जाती हो? धनंजय की इस बात पर अब आयशा फिर से उसे घूर घूर कर देखती है और कहती है, सच में मेरी वजह से ठंडा हुआ है? क्या गजब बात करते हैं आप भी, और वैसे भी हलवा ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने इन्हीं पुराने ही ख्यालों में धनंजय पीरामल अब थे कि सच में वो समय कितने ही हसीन थे। और अब उनके चेहरे पर अब एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि जो यहाँ पर वीडियोज करण ने भिजवाई थी उन्हें देखकर धनंजय को सच में वो सारी ही यादें एकदम से याद आ जाती हैं। तभी अब अचानक से उन्हें कुछ याद आता है और वो अब अपने फ़ोन से अब आयशा मारवा का नंबर ही डायल कर देते हैं। कुछ देर के रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो धनंजय पीरामल कहते हैं, अभी तक सो रही हो? लुक एट द टाइम आयशा, इट्स 10 o'clock। ये कोई सोने का समय तो नहीं है। सच में आयशा तुम कितनी आलसी हो गई हो। धनंजय की ये बात सुनते ही अब आयशा कहती है, सुबह 4 बजे तो सोए हैं, वैसे कॉल क्यों किया है? कुछ काम था क्या आपको? अब आयशा की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ काम तो जरूर था। गाजर का हलवा कहाँ है मेरे लिए? तुम लोगों ने मेरे लिए हलवा बचाया भी है या फिर सारा ही खाकर ख़त्म कर चुके हो?
धनंजय की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, तुम्हारे लिए हाँ जरूर बचाया है, क्योंकि तुम्हारे लिए बचाकर फ्रीज में रखा हुआ है। क्योंकि ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानती थी कि जिस तरह से करण वहाँ पर शैतानियाँ कर रहे थे, जरूर मुझे पता था वो जरूर कुछ न कुछ ऐसा ही करेंगे और फिर ये सारी बातें तुम तक जरूर पहुँच जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए बचाकर फ्रीज में रखा हुआ है। वैसे अभी ये बताओ, अभी कॉल क्यों किया है इस वक्त? अब आयशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम्हें याद है ना कि आज रात राजमहल में क्रिसमस पार्टी है। अब धनंजय की इस बात पर आयशा मारवा कहती है, हाँ याद है, मुझे याद क्यों नहीं होगा, क्योंकि पर्सनली आलिशा ने सबको डिजिटल कार्ड भी तो दिया है ना। अरे उन्होंने सबको इतने प्यार से जो रिक्वेस्ट भेजी है, इसलिए हमें याद कैसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा कोई बात है क्या? अगर इसके अलावा और भी कोई बात करनी है तो बताओ। अब आयशा की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, हाउ अनरोमांटिक यू आर, बुढ़ी हो गई हो तुम, सच में तुम कितनी रूड लग रही हो। अब कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे पीछा छुड़ा रही हो। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब सीधे ही फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ आयशा मारवा, जो कि अभी फोन को सुन रही थी, वो धनंजय की इन सारी ही बातों को सुनकर एकदम से ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर धनंजय को उसकी बात पर इतना गुस्सा क्यों आया कि उन्होंने बिना कुछ कहे ही सीधे ही अब उनका फोन काट दिया। इधर जहां अब आयशा मारवा ये सोचने पर मजबूर हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अभी रोहित के पैलेस में अपने रूम में अब आयशा मारवा ये सोचते सोचते ही अब उनकी एकदम से ही नींद ही गायब हो जाती है और अब वो उठकर बैठ जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि ऐसे कैसे कह सकते हैं ये, मैं बूढ़ी हो गई हूँ क्या सच में मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब वो ये करते हुए अपने चेहरे पर अब अपना हाथ लगाती है और वो कहती है, नहीं वो ये सोच ही रही थी कि तभी उन्होंने अब अपने हाथ को पिल्लों पर मारा और अब उन्हें एहसास होता है कि वो तो वहाँ तो कुछ रखा हुआ था। जैसे ही अब वो पिल्लों को वहाँ से हटाती है तो वहाँ तो एक गिफ्ट का बॉक्स रखा हुआ था। उस गिफ्ट के बॉक्स को देखकर अब आयशा मारवा एकदम से ही शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि आखिर ये बॉक्स कब यहाँ पर कैसे आया और इसे किसने रखा। और अब उस बॉक्स को देखकर अब वो सोचती है कि इसके बारे में मैं बाद में सोचती हूँ, बच्चे अभी जागने ही वाले होंगे, इसलिए पहले मैं जल्दी से शावर लेकर आ जाती हूँ, उसके बाद ही बॉक्स को मैं खोलूँगी। ये सोचते हुए ही अब वो अपने कबर्ड से सबसे पहले कपड़े लेकर सीधा ही बाथरूम में चली जाती है। तो वहीं इधर बच्चों के रूम में अब सभी बच्चे अब तक उठ गए थे। रिया अभी अंगड़ाई ले रही थी कि तभी उसकी नज़र अब अपने पिल्लो के नीचे गई। जैसे ही रिया की नज़र अब पिल्लो पर गई तो उसने पिल्लो को उठाया तो वहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स के साथ एक कार्ड भी रखा हुआ था। जैसे ही रिया ने अब उस कार्ड को खोला तो उसमें लिखा हुआ था, इट्स अ बेस्ट गिफ्ट फॉर ब्यूटीफुल प्रिंसेस। अब उस कार्ड को पढ़ते हुए ही रिया अब एकदम से चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि रिया को सरप्राइज बहुत ही पसंद है और ये तो उसके लिए एक सरप्राइज ही हो गया था, जिससे अब वो अपनी खुशी को एकदम से रोक नहीं पाई और उसके मुंह से वो एकदम से ही चिल्लाने लगती है और कहती है, वाओ, हमारे रूम में सेंटा क्लॉज आया था सच में। अब इधर रिया के चिल्लाने की वजह से वहाँ पर अब सभी ही उठ जाते हैं और यहाँ यश अब अपनी आंखों को ही मसलते हुए कहता है, क्या हुआ है रिया, तो क्या कुछ हुआ है क्या? अब रिया को इस तरह अब यश की इस बात को सुनकर अब रिया उसे कहती है, नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ आज हमारे रूम में सेंटा आया था, देखो वो तो मेरे पिल्लो के नीचे एक कार्ड और एक गिफ्ट रख कर गया है। इधर अब यश जो कि अपनी नींद में ही था वो भी कहता है, रिया सच में एक बात पूछूं, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? अब यश की इस बात पर रिया कहती है, अपने आप ही एनर्जी आ जाती है यश, क्योंकि जब हमें अपनी आंखें खोलते हुए ही एकदम से जब कोई सरप्राइज मिलता है तो उसके लिए फिर हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब तुम लोग अपने आसपास देखोगे तो शायद तुम्हें भी ऐसा ही लगे। अब वो सब कहते हैं, क्यों क्या हुआ है? कहती है, अरे बताया तो था कि मुझे सरप्राइज मिला है, देखो ये सब मुझे ही मिला है या तुम सबको भी मिला है। रिया की ये बात सुनकर वो सभी अभी अपने अपने पिल्लों के नीचे देखते हैं
और जैसे ही वो अपने अपने पिल्लो को हटाते हैं तो वहाँ पर सभी गिफ्ट को देखकर अब एकदम से ही सभी खुश हो जाते हैं। उन सब की खुशी ही अलग थी। अब उन सब के चेहरे पर खुशी देखकर अब रिया कहती है, अब तुम ही बताओ, अब क्या इतना खुश होने के लिए भी क्या एनर्जी की ज़रूरत होती है। वहाँ दूसरी तरफ इधर अनिका अभी रोहित की बाहों में ही सो रही थी, क्योंकि ये सब अर्ली मॉर्निंग सोए थे पूरी रात पार्टी एंजॉय करके। इसलिए जैसे ही अब उसकी नींद खुली तो अब वो अपने सामने रोहित को देखकर अब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो खुद को रोहित की बाहों से आज़ाद करती है और बड़े ही आराम से उठती है। तो उसकी नज़र अब सीधे ही यहाँ पर साइड टेबल पर जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर 2 गिफ्ट रखे हुए थे। उन गिफ्ट को देखकर अनिका ने सोचा, कहीं कहीं ये हरकत मिस्टर मारवा की तो नहीं है कि उसके सोने के बाद मिस्टर मारवा ने ही ये सब कुछ किया हो। शायद उसने अनिका के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो। अगर ये रोहित की हरकत भी है तो अच्छा है। या अनिका भी ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में अब आयशा मारवा के चीखने की एकदम से ही आवाज आती है। जैसे ही आयशा मारवा के चीखने की आवाज़ अनिका के कमरे में आती है तो अनिका जो कि एकदम से ही अब सोचती है कि एकदम से ही उसकी आयशा माँ को क्या हुआ, वो हैरान हो जाती है। तो वहीं रोहित जो कि अभी तक सो रहा था, आयशा मारवा के चिल्लाने की आवाज़ से अब रोहित भी एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाता है और अब वो उठकर अनिका से कहता है, क्या हुआ है अनिका। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, पता नहीं मिस्टर मारवा, मुझे तो ये माँ की आवाज़ लग रही है, शायद माँ को कुछ हुआ है। अनिका की इस बात पर अब रोहित एकदम से ही घबरा जाता है और वो कहता है, अभी क्या हो गया है, वो भी इतनी सुबह सुबह। ये कहते हुए ही रोहित अब जल्दी से अपने बेड से उठकर अब बाहर जाने लगता है, क्योंकि अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अब उससे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था। उसे लगा शायद उसकी माँ किसी मुसीबत में है। तो वहीं अनिका भी अभी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो वहीं इधर मयूर राजलक्ष्मी को भी किस करने ही वाला था मॉर्निंग की कि तभी उनके कानों में भी अब वहीं आयशा मारवा की आवाज़ आती है। इधर यहाँ अपनी आंखें बंद करते हुए मयूर कहता है कि लगता है कि मेरा रोमांस तो कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ। अब उसकी इस बात पर राजलक्ष्मी कहती है, ये सब छोड़ो मयूर अभी और चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है। इधर धीरे धीरे करके अब सभी अपने अपने रूम से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं, क्योंकि आयशा मारवा के चिल्लाने की चीख अब पूरे ही यहाँ पर पैलेस में गूंज रही थी। तो वो सभी अब जैसे ही वो सब यहाँ पर नीचे आते हैं तो अब एक दूसरे से पूछते हैं कि आयशा को क्या हुआ है। अब इस बात पर अब अनिका कहती है कि पता नहीं, आवाज़ तो किचन से ही आई है, क्योंकि वो अपने कमरे में तो है नहीं, हम वहाँ पर अभी अभी देख कर आए हैं। अनिका की ये बात सुनते ही वो सभी अब अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। जैसे ही अनिका किचन में पहुंचती है तो वो देखती है कि आयशा मारवा फ्रिज के पास खड़ी थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एकदम से ही शौक में हैं। अब उन आयशा मारवा को इतने शौक में देखकर अब अनिका उनके पास जाती है और अब अनिका उनके पास जाकर कहती है, माँ क्या हुआ है, माँ कुछ हुआ है क्या। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है कि इस पैलेस में कौन है अनिका, इस पैलेस में चोरी हुई है। भला इतनी सिक्योरिटी में भी कोई कैसे चोर आ सकता है, और वो भी उसने कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं की है, क्योंकि वो कोई हलवा चोर था जिसने मेरा बनाया हुआ हलवा चुराया है। आयशा की ये बात सुनते ही अब अनिका हैरानी से कहती है, ये क्या कह रही हैं माँ आप। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, हाँ अनिका देखो ना, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कल रात धनंजय के लिए भी एक बाउल में गाजर का हलवा रखा था और मुझे वो हलवा अभी मिला नहीं, कौन खा गया उस हलवे को रात को। आयशा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, कोई बात नहीं माँ, एक हलवा ही तो था, उसके ऊपर आप इतनी टेंशन ले रही हैं, शायद रात को किसी को भूख लगी होगी और उसने वो हलवा खा लिया होगा। अनिका की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, बेटा यहाँ पर तो सभी ने अच्छे से हलवा खा लिया था, कहीं ये काम रिया का तो नहीं है कि हम सब के सोने के बाद उसने देर तक तो वो पार्टी इंजॉय कर रही थी क्रिसमस की, तो कहीं उसने तो
तो नहीं खा लिया। अब आयशा की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, वो तो पता नहीं माँ, मैं देखती हूँ, मैं एक बार उनसे पूछती हूँ। इवन रिया से ही नहीं, मैं सभी बच्चों से पूछती हूँ, क्योंकि ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है। आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये कहते हुए ही अनिका अब आयशा माँ के साथ बाहर आ जाती है। यहाँ आयशा मारवा अभी सावित्री से कहती है, तुम अब आज 1 किलो गाजर ग्राइंड कर दो, क्योंकि अब अगर वो हलवा किसी ने खा लिया तो मुझे अब ये हलवा फिर से बनाना है। अब आयशा मारवा की इस बात पर अब रेखा मूर्ति कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? तुमने तो कल ही तो फ्रिज में रखा था ना। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मौसी, वो रखा तो था, लेकिन शायद किसी ने खा लिया है, क्योंकि अभी वो फ्रिज में नहीं है। ये सुनते ही अब सभी एक दूसरे को ही देखने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं होता कि आखिर यहाँ से वो हलवा खाया किसने। और वैसे भी था तो वो एक हलवाई खाने की ही तो चीज थी, तो उसमें आयशा इस तरह से क्यों चिल्ला रही थी। जहाँ पर ये सभी एक दूसरे से अब बातें कर रहे थे, तो अब यही, और वो साथ के साथ यही सोच रहे थे कि आखिर हलवा किसने खाया। तो वहीं दूसरी तरफ इधर बूढ़े किंग के पैलेस में किंग अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और उनके सामने एक हलवे का बाउल था। वो अब स्पून से जब एक बाइट लेते हैं तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि हर एक बाइट के साथ उनकी चेहरे की स्माइल बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस एक एक हलवे की स्पून के साथ उनको एक सुकून मिल रहा था। और अब वो अपने मन में ही कहते हैं कि आयशा तो बिल्कुल सच में अपनी माँ पर गई है। सेम वही टेस्ट है इस हलवे का भी। सच में कितना अच्छा हलवा बनाया है। सालों बाद इस हलवे को खाकर सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसे खाते हुए ही अब उनकी आंखें नम थी, क्योंकि इस हलवे के साथ साथ वो उसकी माँ को याद कर रहे थे। उन्हें आज भी याद था कि उनकी लव स्टोरी तो इस हलवे की वजह से ही शुरू हुई थी। तो भला वो कैसे इस हलवे के टेस्ट को भूल सकते हैं, क्योंकि उनकी लव स्टोरी में हलवे ने ही तो एक अहम रोल निभाया था। यहाँ किंग अभी अपने ख्यालों में ही थे, तो वो भी यही सोच रहे थे कि अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो गलती करण गुलेरिया और धनंजय ने की थी, वो गलती अब अनिका और रोहित ना करें, क्योंकि वो गलती अब फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है सच के बाहर आने का। जितना मैं समझ रहा हूँ कि करण और धनंजय राजीव और महेंद्र की मदद से बेंगलोर जरूर जाएंगे, और अगर सब सही रहा तो वो जान जाएंगे कि रोहित मेरा खून है, वो मेरा बच्चा है। इतने कम क्लू से जब करण और धनंजय सर जी तक पहुंच सकते थे, तो उन्हें मुझ तक पहुंचने में भला कितना ही समय लगेगा। अरे समझ में ही नहीं आता कि आखिर किसने एस्टेब्लिश किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को। पहले तो मुझे शक था कि ये काम भैया ने ही किया था, और मैंने उन्हें सजा भी दी थी। अपने भाई को मैंने मौत की सजा दी थी। उनकी मौत के बाद भी ये ऑर्गेनाइजेशन इतना सक्सेसफुल भला कैसे चल रहा है। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा, इसकी जड़ों तक मुझे पहुंचना होगा। भला आखिर इस सरजी के नाम के पीछे कौन है। यहाँ किंग अपनी फिर से उन्हीं बातों को सोचने में लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित के पैलेस में अनिका भी अपने रूम में आ जाती है, और अब वो अपने रूम में आने के बाद अब वो तैयार होकर अपने ब्लैक कैट के कपड़े पहनकर अब वो पूरी तरह से रेडी हो जाती है, क्योंकि आज अनिका फिर से ब्लैक कैट बनती है। तो वहीं अब रोहित अनिका को इस तरह से तैयार होता हुआ देखकर उसे कहता है, तुम्हें याद है कि कल तुमने इंडिया के लिए कि हमें कल इंडिया के लिए भी निकलना है अनिका। रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, लेकिन उससे पहले मैं शीला और दमयंती का हिसाब कर आती हूँ, क्योंकि उन दोनों के साथ मेरा भी हिसाब पूरा करना बचा हुआ है। इस बात पर अब रोहित कहता है, अब स्वाति माँ को सामने आना होगा। इस बात पर अब अनिका कहती है, आप जो भी प्लान करेंगे मिस्टर मारवा वो बेस्ट होगा, लेकिन हाँ, कुछ भी प्लान करने से पहले उसके बारे में मुझे बता देना। वैसे मैं हमेशा ही आपके साथ हूँ। ये सुनते इधर रोहित कहता है, ठीक है अनिका। इधर रोहित से बात करने के बाद अनिका भी बाथरूम से होकर सीधा ही नीचे बेसमेंट में आ जाती है, और अब वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। अपनी गाड़ी के पास पहुंचने के बाद अब अनिका अपनी गाड़ी को अनलॉक करती है और उसमें बैठ जाती है, और वो उस गाड़ी की लोकेशन
कि वो अब अपनी गाड़ी से उस लोकेशन की तरफ जाने लगती है जहां पर कैलाश अधिकारी के आदमियों ने शीला और दमयंती को रखा हुआ था। क्योंकि उस दिन जब राज्यसभा में ये सब हुआ तो तब कैलाश अधिकारी के ही आदमी उन दोनों को लेकर गए थे, यानी का अब अपने ब्लैक कैट वाले नंबर से अब सबसे पहले कैलाश अधिकारी को ही कॉल कर रही थी। कुछ देर की रिंग के बाद जब कैलाश अधिकारी ने फोन उठाया तो अनिका अब कैलाश अधिकारी को कहती है कि तुम्हारे आदमियों ने उन दोनों को कहां पर रखा हुआ है, मुझे उससे मिलना है। इस बात पर अब अनिका को सामने से आवाज आती है कि ब्लैक कैट वो दोनों तो हमारे अड्डे पर ही हैं, मैं तुम्हें वहां की लोकेशन भेज रहा हूं। कैलाश अधिकारी की इस बात पर अब ब्लैक कैट कहती है ठीक है। ये कहते हुए ही अनिका फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है कि तभी अब वो देखती है कि कैलाश अधिकारी ने उसे अपना लोकेशन सेंड कर दिया था जहां पर उन्होंने शीला और दमयंती दोनों को ही वहां पर कैद कर रखा हुआ था। यानी अनिका ने अब अपनी गाड़ी को उस लोकेशन के लिए घुमा दिया था।